Hello everyone. So nuclear physics for geologist इस थ्रेड में दिस इज सेकेंड वीडियो. सो फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक्स डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप का डेटा एक्विजिशन टेक्निक, हाउ न्यूक्लियर फिजिक्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन एटॉमिक मिनरल्स इंडस्ट्री. सो ये वाला यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए थे. नाउ उसके बाद हम लोग बोले थे कि सेकेंड वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर. ये सब इंटरेस्टिंग है बिकॉज कोई भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, कोई भी प्रमोशन इंटरव्यू में, कोई भी इंटरव्यू में ये सब चीज बहुत पूछते हैं. और फिजिसिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से जियोलॉजिस्ट उतना डिटेल में समझ नहीं पाता है या फिर याद नहीं रख पाता है. सो इसीलिए मैं सोचा कि ये याद रखने का जरूरत ही नहीं, ऐसा करके करेंगे. अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने से थोड़ा स्मूथ हो जाता है. एनीवे, सो बहुत सिंपल वे में फर्स्ट नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर जानने के पहले सबसे पहले जानना है न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है ना. सो न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस इन विच सस्टेन्ड कंट्रोल्ड कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड चेन रिएक्शन टेक प्लेस. ठीक है, बहुत सिंपल चीज है ना. एक डिवाइस हम लोग आर्टिफिशियली बनाया. नेचर में सिंपल फिशन होता है, फ्यूजन होता है. फिशन फ्यूजन क्या है वो भी मैं बोलता हूँ. तो कोई भी चीज, मान लो एक बिस्किट है, तो बिस्किट को दो हिस्से में टुकड़ा हो गया. हम लोग कुछ एनर्जी दे रहा है तभी तो टुकड़ा हो रहा है. हाथ से प्रेस दे रहा है, प्रेशर दे रहे हैं ना. सिमिलरली कुछ कुछ एटम रहता है नेचर में जिसको फिसाइल बोलते हैं. उस एटम में स्मॉल सा एक न्यूट्रॉन ऐड होने से ही ना ऑटोमेटिक वो ब्रेक डाउन हो जाता है. और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, ब्रेक डाउन होने के टाइम पे एनर्जी रिलीज करता है. ये एनर्जी को क्या बोलते हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. जो एनर्जी से ये लोग जुड़ा हुआ था टूट टूट गया, मतलब क्या है, कुछ एनर्जी निकल गया ना, तभी तो ये टूट गया. जुड़ा रहने के लिए जो एनर्जी था वही निकलता है. वो एनर्जी कैसे निकलता है, मास को ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन द्वारा बनाया गया जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग निकलता है. तो इसीलिए इसको बोलता है मास डिफेक्ट. एक्चुअल सपोज एक इधर देखो, ये एग्जांपल देखो, U-235 एक फिसाइल एलिमेंट है, मान लो एटम है. मैं फिसाइल फर्टाइल सब बोलूंगा एक एक करके. इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ, क्या होगा, ये न्यूट्रॉन ऐड होने से क्या एटॉमिक नंबर एक बढ़ हो ऐड हो जाएगा. सो U-236 क्या है, वो इमीडिएट ब्रेकडाउन हो जाता है दो पीस में. देखो ये 92 क्रिप्टॉन एंड बेरियम 141. ठीक है. सो इसमें जब टूट रहा है कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन अगेन निकल रहा है. ये रिएक्शन प्रोडक्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन का. ये जो 3 न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रॉन फिर फर्दर दूसरा यूरेनियम 235, ये तो एक सिंगल एटम दिखा रहा है. ऐसा तो 1 ग्राम में भी कितना रहेगा, 235 ग्राम में कितना 6 एवोगाड्रो नंबर रहेगा ना. 235 ग्राम यूरेनियम में 235 कितना रहेगा, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम रहेगा. सो 1 ग्राम में अकॉर्डिंगली भी बहुत रहेगा ना. सो ऐसे ही डिफरेंट एटॉमिक लेवल में कटते रहेगा. ये एक न्यूट्रॉन आके ऐड हुआ, फिशन हुआ, फिशन से फिर न्यूट्रॉन 3 बन गया. ये तीनों में से कोई ना कोई फिर इंटरेक्ट करेगा दूसरा यूरेनियम एटम से. ऐसे ही कीप ऑन गोइंग. तो इसी को फिशन बोला जाता है. एक एक रिएक्शन में, एक फिशन में देखो अप्रोक्सीमेटली 200 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, इतना एनर्जी रिलीज होता है. तो अभी देखो एक एक एटम से ऐसा 1 ग्राम से कितना होगा. तो फिर उसके लिए मेरा अलग बहुत सिंपल एक शॉर्ट वीडियो भी है, हाउ मच एनर्जी कैन बी रिलीज फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम. वो देख लेना, इसी में, इसी यूट्यूब में है. ठीक है. तो ये तो हो गया फिसाइल. ठीक है. यूरेनियम का और एक होता है आइसोटोप, जिसको फर्टाइल बोला जाता है. अब देखो इतना बेसिक में फिर जाऊंगा कि आइसोटोप क्या है, तब होने से मुश्किल है. नहीं है, आइसोटोप क्या है, सेम एटम का प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन नंबर का डिफरेंस के लिए एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है.
तो ये सेम प्रोटॉन बस डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर रहता है, ऐसा एटॉम को एक दूसरे का आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। सो यूरेनियम का भी डिफरेंट आइसोटोप है, जैसे U235, 236, U238। सो U238 फर्टाइल होता है, वो खुद ब खुद एक न्यूट्रॉन ऐड होने से भी वो कभी भी फिशन नहीं होता है उसका। उसको क्या है, उसको पास एक न्यूट्रॉन ऐड होने से वो दूसरा में कन्वर्ट होगा। ये देखो इधर फर्टाइल कैसे होता है, थोड़ियम भी देखो फर्टाइल होता है, ये डायरेक्टली ये लोग फिशन नहीं होता है। देखो भाई फर्टाइल में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन ऐड करोगे फिर ये कन्वर्ट होगा U239, फिर थोड़ा बीटा रिलीज करेगा, नेपच्यूनियम होगा, फिर फाइनली बीटा रिलीज करके प्लूटोनियम होगा। नाउ ये प्लूटोनियम है फिसाइल, ठीक है। सो यूरेनियम 238 डायरेक्टली कुछ नहीं कर पा रहा है, देखो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्लूटोनियम 239 एंड दैट प्लूटोनियम 239 एक न्यूट्रॉन के साथ ऐड होके फिर शुरू करता है फिशन। सिमिलरली 235 थोड़ियम 232 का भी सेम है, एक न्यूट्रॉन ऐड होके TH233 होगा, उसके बाद पैलेडियम प्रोटेक्टिनियम होगा, उसके बाद U233 में कन्वर्ट होता है। सो थोड़ियम भी एक्चुअली रियलिटी में डायरेक्टली नहीं फिशन करता है, इट रादर it is called fertile, it is getting converted into U233 only, that 233 U is fissile, समझ गया। सो फिसाइल में एक न्यूट्रॉन ऐड करने से पटक से वो टुकड़ा होते रहेगा। नाउ ये फिसाइल तो ये एक एटॉम में दिखाया, अगर बहुत सारा एटॉम नहीं रहेगा तो बंद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए बहुत क्लोज स्पेस में बहुत सारा एटॉम एक साथ रखना पड़ता है, तब जाके बहुत एनर्जी रिलीज होगा, वरना दिख ही नहीं पाओगे। सो वो कितना अमाउंट एक साथ रखने से रिएक्शन एप्रिसिएबल होगा, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल मास। सो एक एटॉम, नेचर में तो कितना सारा एटॉम है U233 है ना, उसका क्या तो फिर फट जाएगा क्या, या एनर्जी समझ में आएगा, नहीं आएगा। एक साथ होना है, कॉन्सेंट्रेटेड होना है, ये चीज भी समझाऊंगा, ठीक है। सो ये फिसाइल, फर्टाइल को फिसाइल में कन्वर्ट करने का तरीका कोई बोलता है ब्रीडिंग, ठीक है। नाउ एक बेसिक ये देख लो, दुनिया में कितना टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। देखो फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर, इतना जरूरत नहीं है तुम अभी के लिए, इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए। अभी के वीडियो का ऑब्जेक्टिव अलग है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन जस्ट एक रेडीमेड मटेरियल रख दिया चार्ट के तरीका से। इतना जान लो, दुनिया में अभी एट दिस मोमेंट अराउंड 436, या फिर आज रिसेंटली कुछ एक दो ऐड होगा, बट अप्रोक्सीमेटली 436 एंड अभी मान लो एक दो आगे होगा। सो इतना रिएक्टर है, और गीगावाट के हिसाब से 391.7 गीगावाट इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ये सब पीसफुल पर्पस के लिए। नाउ न्यूट्रॉन का देखो डिफरेंट एनर्जी रहता है। अभी जो ये न्यूट्रॉन आया ना, ये न्यूट्रॉन कभी कभी बहुत फास्ट आता है, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, कभी स्लो न्यूट्रॉन धीरे से आएगा। तो जितना फास्ट होगा उतना हाई एनर्जी में धक्का मारेगा ना, जितना स्लो होगा धीरे से धक्का मारेगा। या फिर जितना बहुत फास्ट आएगा, वो इधर अगर यूरेनियम बहुत सारा एटॉम नहीं है, फटक से बाजू से चला जाएगा, मतलब इंटरेक्ट होने का चांस कम घट जाएगा ना। स्लो न्यूट्रॉन होने से धीरे धीरे आएगा, कहीं ना कहीं कुछ एटम से इंटरेक्ट हो जाता है। फास्ट न्यूट्रॉन बहुत फास्ट निकल भी जाता है, ये चीज समझो। सो इसीलिए न्यूट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी वैल्यू रहता है। अभी बोल रहा था ना आज प्रीवियस वीडियो में भी, जो डोज होता है न्यूट्रॉन के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। न्यूट्रॉन के लिए जो एब्जॉर्ब, जो हमारा इक्विवेलेंट डोज, बॉडी टिश्यू वेइंग फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट न्यूट्रॉन एनर्जी अलग अलग वैल्यू रहता है। इसीलिए तो सिमिलरली देखो फास्ट न्यूट्रॉन का क्या एनर्जी रहता है, 1 MeV के आसपास में रहता है। स्लो न्यूट्रॉन किसको बोलते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन 0.25 MeV होता है। EV और MEV याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। सो जनरली हम लोग रिएक्टर में ये दोनों न्यूट्रॉन यूज होता है। थर्मल रिएक्टर में थर्मल न्यूट्रॉन, फास्ट रिएक्टर में फास्ट न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन का देखो 0.1 MeV से 1 MeV लेस देन 0.1 MeV से 1 MeV, इन बिटवीन को फास्ट बोलते हैं। सो रिएक्टर में इन बिटवीन में क्या रेंज यूज होगा, 100 keV। 100 keV मतलब भी 0.1 MeV हो रहा है ना, ठीक है। सो ये होता है फास्ट न्यूट्रॉन। थर्मल में देखो
0.025 ईवी बोल रहा है, इधर भी देखो 0.01 to 1 ईवी, तो इसके बीच में ही आ रहा है ना। सो ये सब न्यूट्रॉन यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। नाउ रिएक्टर का डिफरेंट कंपोनेंट को थोड़ा याद रख लो, जस्ट रेलिवेंट चीज को मैं बोल रहा हूँ, बाकी चीज को अब कभी भी मिल जाएगा, बट फॉर जियोलॉजिस्ट मैं एक को बहुत स्मूथ तरीका से ये करूंगा, आगे बढ़ूंगा। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो जो कंपोनेंट है उसको याद रखने के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 7 चीज को याद रख लो बस, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। और भी बहुत कुछ है बाकी कोई भी रिएक्टर में, इवन थर्मल पावर प्लांट में भी सेम है बाकी पार्ट। देखो सिंपल बात है, रिएक्टर में इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए मेन बात है हीट प्रोड्यूस करना, बस वो हीट, ताकि स्टीम बनाए, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दे, इतना हीट हो। वो हीट क्या करता है, जोर से जाएगा और हमारा डायनामो को घुमाएगा, बस डायनामो घुमाने से ही बस इलेक्ट्रिक जनरेट होगा। सो थर्मल पावर प्लांट में भी सेम है ना, कैसे भी हीट प्रोड्यूस करना है, उसको कोल को बर्न करके हीट करते हो या यूरेनियम को करते हो, कैसे भी हीट प्रोड्यूस करना, बस दैट्स ऑल। तो हीट प्रोड्यूस करने में यूरेनियम में क्या क्या कंटामिनेशन, क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना है, बाकी पावर प्लांट के साथ क्या डिफरेंट है, इतना ही जानना है। रिमेनिंग पार्ट मतलब लेटर पार्ट हीट प्रोडक्शन के बाद, जब स्टीम जनरेशन के बाद का पार्ट तो सभी रिएक्टर में सेम होगा, ठीक है। बाय द वे डायनामो एंड मोटर में क्या डिफरेंस है, डायनामो क्या करता है, घूमते हैं, जोर से स्टीम जाएगा, डायनामो घुमाएगा, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगा। सो क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर में उल्टा होता है ना, मोटर में क्या होता है, मोटरसाइकिल क्या होता है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। सो ये थोड़ा याद रखना, मोटर और डायनामो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ना। नाउ फ्यूल क्या होता है, एज ए फर्टाइल या फिसाइल मटेरियल होता है ना। अभी सोफार फिसाइल मटेरियल ही ज्यादा यूज होता है हमारे इंडिया में भी, हाँ। सो यूरेनियम 233 235 प्लूटोनियम ये सब यूज होता है जनरली, हाँ। ग्लोबली भी ऐसा ही होता है। कूलेंट, कूलेंट क्या करता है, कभी कभी ओवर हीट हो जाता है ना, सो हीट को निकालने के लिए कूलेंट का यूज होता है कभी कभी। H2O जो पानी है, फिर D2O, D2O मतलब क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन का दो आइसोटोप है ना, एक्चुअली 3 आइसोटोप है। एक आइसोटोप तो प्रोटॉन मान लो 1H1, प्रोटॉन ही एक है, बाकी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन द्वारा बना होता है। एक में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन भी रहता है 1H2, और एक में 2 न्यूट्रॉन रहता है 1H3, ठीक है। सो इसमें से D2O मतलब 1H2 है, बट पैराफिन, एयर, लिक्विड सोडियम, हीलियम ये सब भी यूज होता है कूलेंट के रूप में। कूलेंट क्या करता है, हीट को रिमूव करता है रिएक्टर कोर से, रिमूव करके ये हीट को दूसरा पानी में दे देता है, और वो पानी इवेंचुअली बॉयल होके स्टीम में कन्वर्ट होता है। मॉडरेटर क्या करता है, स्लो डाउन करता है, थर्मलाइज करता है फास्ट न्यूट्रॉन को। अभी बोल रहा था ना, न्यूट्रॉन का इतना सारा टाइप का वेराइटी है। सो जब कुछ कुछ रिएक्टर कुछ डिफरेंट टाइप का डिजाइन होता है, उतना डिटेल में आऊंगा नहीं। कुछ रिएक्टर में मॉडरेटर जरूरत ही नहीं होता है, बट इन दैट केस फ्यूल अलग हो जाएगा। जब नेचुरल यूरेनियम रहेगा उसके लिए अलग होगा, एनरिच यूरेनियम होने से अलग होगा। अभी बोल रहा था ना, एनरिच यूरेनियम होने से क्या होगा, बहुत सारे एटॉम क्लोज स्पेस में रहेगा, सो फास्ट न्यूट्रॉन होने से भी इंटरेक्शन फास्ट ही होगा। बट अगर नेचुरल यूरेनियम है वो तो डाइल्यूटेड है, कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं है ना, तो फास्ट न्यूट्रॉन गैप से निकल जाएगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, है ना, तो वो इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा। सो इन केस ऑफ नेचुरल रिएक्टर, नेचुरल जो यूरेनियम यूज होगा, तब तो हमको मॉडरेट करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है। न्यूट्रॉन का ओवरऑल जो न्यूट्रॉन डिफरेंट सोर्स होता है ना, वो न्यूट्रॉन सोर्स से हम लोग जब न्यूट्रॉन लेते हैं, लिथियम फिथियम होता है, बेरिलियम होता है, न्यूट्रॉन का डिफरेंट सोर्स रहता है, ठीक है। वो सब से जब न्यूट्रॉन आएगा, वो न्यूट्रॉन को ये H2O, D2O, ग्राफाइट क्या करता है, स्लो डाउन करता है, ठीक है। और उसके बाद रिफ्लेक्टर को देखो, रिफ्लेक्टर क्या करता है,
न्यूट्रॉन लीकेज को रिड्यूस करता है। ये मॉडरेटर मटेरियल का ही जैसा ही है, जैसे कि अभी बोल रहा था ना, प्रीवियस वीडियो आप अगर देखा होगा, न्यूट्रॉन बहुत दूर तक परवासिव है, वो निकल के चला जाता है ना, इवन गामा रे से भी ज्यादा अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या करता है, क्या करना पड़ता है, न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट करके अगेन इट इज कमिंग बैक एंड इंटरेक्ट विथ दैट फ्यूल। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्टर का, मॉडरेटर का जो मटेरियल है ना, वही सेम चीज से यूज हो ही जाता है। ठीक है, सो यूजुअली मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, बेरिलियम, रेडियम, ये सब तो यूज होता है न्यूट्रॉन का सोर्स के रूप में। ठीक है, नाउ शील्डिंग। अभी देखो ये सब जो रेडिएशन के बाद, जो जब न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट हो जाएगा ना, इंटेंस रेडिएशन आता है। रेडिएशन के बारे में भी प्रीवियस वीडियो में देखा, आप दोनों वीडियो देखने से आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, उसी को उसको लिए बाहर में आगे, ताकि कुछ चीज ज्यादा लीकेज ना हो, रेडिएशन को रुकना पड़ता है, तो ये शील्डिंग रखना पड़ता है सेफ्टी के लिए। कंक्रीट, स्टील, लेड, पानी, H2O, जनरली कंक्रीट, स्टील, लेड ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, वो सबसे बहुत अच्छी तरह ये चीज को रुकना पड़ता है। ये हो गया। उसके बाद कंट्रोल रॉड क्या है, कैडमियम, बोरोन, गैडोलिनियम, ये सब मटेरियल का न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन जिसका ज्यादा होता है, वो न्यूट्रॉन को अच्छी तरह कैप्चर कर लेता है। कैप्चर क्रॉस सेक्शन मतलब जो न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है, उसके साथ शोषण कर लेता है, मान लो। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ये सब मटेरियल रहने से क्या होगा, जब बहुत कभी कभी सिचुएशन आता है, चार्नोबिल में भी जैसा एक बार हुआ था ना, तो कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रॉन को कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारा न्यूट्रॉन आ जाएगा सडनली, बहुत हीट प्रोड्यूस करेगा, कंट्रोल रॉड भी ऑल ऑफ ए सडन घुसाने से भी नहीं होगा, ओवर हीट होने से वो भी जल जाएगा। या मॉडरेटर भी ग्राफाइट रहने से, ग्राफाइट भी कार्बन है ना, जल जाएगा, और रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए कंट्रोल रॉड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कंट्रोल करना पड़ता है। इसमें न्यूट्रॉन पॉइजन बोलता है, कुछ कुछ चीज है ना जो न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, तो थोड़ा सीधा रुक देता है। तो वो सब मटेरियल है, कैडमियम, बोरोन, गैडोलिनियम, ये सब यूज होता है। स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर ये पूरा रिएक्टर, वेसल रिएक्टर का ये रहता है ना, एल्यूमिनियम, कंक्रीट, स्टेनलेस स्टील, जर्कोलॉय, जर्कोन लेकिन इसमें भी ऐड होता है, जो फ्यूल बंडल जिसमें क्लैडिंग रखते हो ना, जर्कोलॉय यूज होता है। एनीवे, सो इतना डिटेल अभी के लिए जरूरत नहीं है, जितना जल्दी। इसके बाद देखो एक चीज थोड़ा याद रख लो, अब हम लोग डे टू डे में न्यूक्लियर मेडिसिन यूज होता है अभी आजकल, रेडिएशन थेरापी, या आयोडीन जो गले में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे गले में जो होता है थायराइड, वो सब के लिए आयोडीन 131, टेक्नीशियम 99, कोबाल्ट 60, इरिडियम 192 एंड सीजियम 137, एटलीस्ट ये 5 मैन मेड आर्टिफिशियल आइसोटोप को हमेशा याद रखो, कभी कभी आता है। एक्सरे, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडिएशन थेरापी में ये सब यूज होता है। ठीक है, तो ये सब मैन मेड है, ये 5, हाँ, ये याद रखना। नाउ एक जस्ट ऐसा देख लो, ऐसा ही होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये तो एक जनरलाइज्ड है, अभी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार स्पेसिफिक होगा। जैसे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में हेवी वाटर यूज हो जाएगा, ये तो नॉर्मल बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है। फिर एडवांस गैस कूल रिएक्टर डिफरेंट टाइप का होता है, बट ओवरऑल एक ब्रॉड आइडिया के लिए ये रखा है। ठीक है, सो अभी नेचुरल न्यूक्लियर, ओवरऑल न्यूक्लियर रिएक्टर समझ गया ना, क्या क्या चीज जरूरत होता है। सो सस्टेन चेन रिएक्शन होने के लिए जो डिवाइस है, अभी ये डिवाइस नेचर में ऑटोमेटिक भी बन सकता है। हम लोग सेफ्टी के लिए सब इसको बंद करके रख रहे हैं, उतना बंद नहीं रहेगा, बट नेचर भी ये सब चीज को ऑटोमेटिक बना देता है। कैसे, बहुत मजेदार है, देखो। इसीलिए रिएक्टर कंपोनेंट को मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखो। हमारा एक रिएक्टर बनने के लिए ये चीज चाहिए, ये स्ट्रक्चर फैक्चर हमारा सेफ्टी के लिए, इसको भूल जाओ। ठीक है, नेचर खुद ही खुद का सेफ्टी रख पाता है। ठीक है, बट फ्यूल तो चाहिए, कूलेंट चाहिए, मॉडरेटर चाहिए। मॉडरेटर भी नहीं होने से भी होता है, अलग टाइप का रिएक्टर होता है। तो बेसिकली क्या क्या चाहिए, मेनली फ्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ फ्यूल चाहिए, न्यूट्रॉन सोर्स चाहिए, ठीक ना, पानी चाहिए, मॉडरेटर। अभी देखो मैं दिखाता हूँ। सो अफ्रीका इसीलिए रिसोर्सफुल है, दुनिया का सब चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अफ्रीका में रहता है, सबसे ज्यादा रिसोर्स रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली सभी कॉलोनियल
माइंडसेट वाला लोग उधर जाके खाली लूटा है। वहाँ का ओवरऑल आदमी लोगों का परिस्थिति उतना खास नहीं है। एनीवे, सो ये है वेस्टर्न अफ्रीका का गैबोन कंट्री। ठीक है, बहुत अच्छा कंट्री है, जस्ट इस साइड में अटलांटिक ओशन है। ठीक है, सो गैबोन में क्या होता है, सैंडस्टोन जो है ना, पुट्रोजोइक सैंडस्टोन है, अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन ईयर्स मान लो अभी के लिए। ठीक है, पैलियोपुट्रोजोइक, उसमें देखा जाता है ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर का एविडेंस मिलता है कि एक टाइम पे ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ करता था, ऑटोमेटिक नेचर में हुआ था। कैसे हुआ था, वो जो बोला एक रिएक्टर होने के लिए जो जो जरूरत है वो ऑटोमेटिक नेचर प्रोवाइड किया था। बट हम लोगों को कैसे पता चलेगा वो था, उसके लिए मेन है, फर्स्ट में ही मैं एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन दिखा है ना। सो रिएक्शन का फिशन प्रोडक्ट्स बहुत सारा अजीब अजीब सा आइसोटोप बनता है जो नेचर में ऑटोमेटिक बन नहीं सकता। ठीक है, और वो नेचर में बनने से भी उसका जो नेचुरल अबंडेंस है वो फिशन, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, फिशन प्रोडक्ट जगह पे वो बहुत हाई होता है, क्योंकि ये नेचर के जो था उसके साथ भी ये ऐड होकर और ज्यादा हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टॉन, बेरियम, ये सब क्या है, इसका जो नेचुरल अबंडेंस है रिएक्टर साइड में उसको बहुत ज्यादा मिलेगा। एंड मोर ओवर यूरेनियम 235 का जितना, ये तो फ्यूल के हिसाब से, सो नेचर में जितना है, ये अगर बहुत सारा रिएक्टर में यूज हो गया, सो नेचर में जितना जितना कॉन्सेंट्रेशन है उससे कम हो जाएगा ना इसका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कंज्यूम हो जा रहा है ना, ये बढ़ जा रहा है प्रोडक्शन, रिएक्शन प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाएगा वो सब रिएक्शन रिएक्टर साइट में, और जो फ्यूल है वो घट जाएगा। तो ये डिस्क्रिपेंसी दिखा गया है उस वाला सैंडस्टोन में नेचर में। ठीक है, सो ऐसा 17 न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर साइट मिला जहां पे इस टाइप का डिस्क्रिपेंसी है। ठीक है, बाद में वो सब देख के साइंटिस्ट को डाउट आया, वो लोग गया फिर जाके देख रहे हैं कि नेचुरली अवेलेबल U-235 का इसका एज क्या है, बोला 2000 मिलियन ईयर है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक बोल रहा हूँ, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या है, पूरा स्पर्मिएबल है, तो पोरोसिटी में बहुत अच्छी तरह फ्लूइड माइग्रेट भी मूव कर सकता है ना, और सैंडस्टोन में बहुत अच्छा डिपॉजिट बनता है, सैंडस्टोन टाइप डिपॉजिट भी बनता है ना। सो यूरेनियम सैंडस्टोन में बहुत अच्छी तरह आ सकता है। एंड उस टाइम में माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होता था, तो रिडक्टेंट भी था, तो सैंडस्टोन का पहले एक डिपॉजिट बना यूरेनियम का, बहुत सारे यूरेनियम आके इकट्ठा हो गया। देन फॉर नेचुरल सेटअप में क्या है, रिएक्टर कंपोनेंट्स कैसे फिक्स्ड हुआ, देखो लाइट वाटर जो था, नॉर्मल वाटर H2O, नॉर्मल वाटर के लिए तो अभी के लिए न्यूक्लियर फ्यूल मैं बोला ना, अभी हम लोग जो नॉर्मल नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं उसमें क्या क्या चाहिए, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हम लोग यूज करते हैं ना। बट लाइट वाटर रिएक्टर में क्या चाहिए, उसमें हमारा एनरिचमेंट चाहिए। ठीक है, हम लोग जो जो भी करते हैं, तो एनरिचमेंट में फास्ट न्यूट्रॉन यूज होता है ना। सो वैसे भी आजकल हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके यूरेनियम 235 को बढ़ाता है ना। एक्चुअल यूरेनियम 238 का परसेंटेज अभी कितना है, 99% के आसपास में तो वही है ना, 99.27% U-235 है प्रेजेंटली, और U-235 है ओनली 0.72% प्रेजेंट डे में। लेकिन एक रिएक्टर हम लोगों को ऑपरेशनल करने के लिए U-235 दैट इज फिसाइल एलिमेंट यूरेनियम का, उसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग 3-4% होना जरूरत होता है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी याद रखो, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए U-235 कितना होना चाहिए, 3 से 4% के आसपास, लेकिन एटॉम बॉम्ब में कितना होना चाहिए मालूम है, मोर देन 95%, 99, बहुत परसेंटेज लगता है 90%। तो ऐसा करके एनरिच कैसे करना पड़ता है, बहुत जोर से घुमाना पड़ता है, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं ना, उसका बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ठीक है, एनीवे, तो वो करके करना पड़ता है, बट नेचर तो ऐसा करके नहीं करता है। नेचर का सिस्टम कितना मजेदार है, देखो अभी हाफ लाइफ के बारे में एक चीज याद रखो, यूरेनियम 235 का हाफ लाइफ है 713-715 मिलियन ईयर, 700 मिलियन ईयर अभी के लिए जान लो, मान लो। ठीक है, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड 713 के ये में, और मैं ऑन द अदर हैंड U-238 का हाफ लाइफ पता है कितना, बहुत हाई है,
अर्थ का लाइफ जैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन ही तो था इस सीरीज का, फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट प्रेजेंटेशन में। U-238 का ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स रहता है, वायरस U-235 का 713 मिलियन ईयर। सो बहुत फास्ट रिड्यूस हो जाएगा ना U-235 रेडिएशन होके ब्रेकडाउन होके। अगर उल्टा सोचो अभी तो फिर U-238 तो जैसा था बहुत स्लो रेट में डीके हो रहा है, U-235 फास्ट रेट में डीके हो रहा है। सो इसको बैक प्रोजेक्ट करो, 713 मिलियन तो कुछ नहीं, 2000 मिलियन ईयर है ना गैबन का एज ये रॉक का। सो 2 बिलियन ईयर पीछे जाओ तो हिसाब करके देखो, उस टाइम U-235 का कॉन्सेंट्रेशन 3 to 5% ही था। जो आज के लिए हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, उस टाइम वो नेचुरली हुआ करता था। कैसे होता था? सिंपल हिसाब करो, देखो प्रेजेंट डे रेशियो क्या बोला, U-235 is to 238.72 is to 99.27. Now n equal to n0 into e to the power minus lambda t, ये तो नॉर्मल रेडियो एक्टिव डीके का ये है ना, इक्वेशन है ना। सो इसी को उल्टा करो, n0 इक्वल टू क्या होगा, n इंटू ई टू दी पावर हो जाएगा, इस साइड में चला जाएगा ना, समझ गया। n इक्वल टू n0 ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा मतलब क्या है, ln2 बाई हाफ लाइफ है ना। सो n0 इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ln2t बाई टी हाफ, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, ln2 मतलब का क्या होता है, 0.693 होता है, ठीक है। 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगा, हाफ लाइफ। एंड t1 मतलब क्या है, टाइम। अभी देखो इसको उल्टा करो अभी। सो n0 मतलब एट दैट टाइम मान लो, n मतलब आज का परिस्थिति है ना। सो n0 इक्वल टू क्या होगा, n इंटू ई टू द पावर लैम्डा टी हो जाएगा, माइनस हट जाएगा बिकॉज ये तो इस साइड में चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, ठीक है। सो आज के जमाना में n मतलब क्या होगा, तो फिर बोलो आज कितना परसेंट है, 0.72% है 235 है ना, ठीक है। ई टू दी पावर 0.693 बाई हाफ लाइफ कितना है, 713 मिलियन ईयर बोला U-235 के लिए, इंटू टी, टाइम मतलब 2000 बिलियन ईयर्स पहले का हिसाब कर रहा हूं ना। सो ये 4.89 प्रोपोर्शन आ रहा है। सिमिलरली U-238 का देखो कुछ भी नहीं, U-235 का आज के जमाने में n इक्वल टू 99.27, ई टू दी पावर सेम होगा 0.693 बाई 4.5 हो जाएगा बिलियन ईयर या 4500 मिलियन ईयर इंटू 2000, सेम मिलियन ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सभी में मिलियन ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए 2000 इसका 4500। तो इसको हिसाब करने से क्या आएगा, 135.12। सो इसका परसेंटेज करो, 4.89 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल 4.89 पर प्लस 135.2, सो 3.5% आ रहा है ना, और 96.5 देखो। तो फिर तो 2 बिलियन ईयर्स पहले आज जैसे होता है 0.72% U-235, 2 बिलियन ईयर्स पहले क्या होता था, 3.5% होता था U-235। 2 बिलियन ईयर्स पहले U-238 कितना होता था, 96.5%। सो देखो 2 बिलियन ईयर जितना पीछे जा रहे हो, U-238 घट रहा है, U-235 बढ़ रहा है, समझ गया। सो देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ 235 एंड 238 एट 2 बिलियन ईयर्स क्या है, 3.5 एंड 96.5% रेस्पेक्टिवली। तो कितना मजेदार है, सोचो ये 2 बिलियन ईयर्स कर रहे हो। ऐसे ही इसको बैक कैलकुलेशन करके एक सर्टेन टाइम आएगा जब 50-50 होता था, है ना। एंड उसके भी पीछे जाओगे तो एक टाइम आएगा U-235 ज्यादा था, 238 बहुत कम होता था प्रोपोर्शनेटली, परसेंटेज देखने से, है ना। मोर neutron capturing nuclei like boron, cadmium, rare earth elements were low at that time, and neutron moderators like hydrogen in water were present. So ये सब कैप्चरिंग का मटेरियल था ही नहीं, कम था। So इसीलिए न्यूट्रॉन could interact with that uranium whatever available in that particular percentage. So easily न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट हो जाता था वो सब फिसाइल का, तो होके अगेन फिशन स्टार्ट हो जाता था, फर्दर न्यूट्रॉन बनता था, एनर्जी प्रोड्यूस होता था, दैट न्यूट्रॉन अगेन रिएक्ट करता था बाकी के साथ, ऐसा करके रिएक्टर ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट कुछ मिलियन ईयर्स तक ऑपरेशनल था। तो इसी हिसाब से देखो अर्थ जब बना,
अभी देखो ये जो कैलकुलेशन है बहुत मजेदार है ना, कितना परसेंटेज U-235 हुआ करता था पता चल गया। सो ये तो 2 बिलियन ईयर्स। तो आर्थ जब बना था, जब यूरेनियम का फास्ट हाफ लाइफ 238 का, उस टाइम का क्या होगा, तो फिर वो हाफ हो जाएगा ना। सो आर्थ जब बना था उस टाइम का ये हिसाब करो, 45,000 मिलियन ईयर्स को हिसाब करो इक्वेशन करके। देखो U-238 उस टाइम हुआ करता था 78%, एंड U-235 होता था 21.85%। कितना ज्यादा होता था देखो उस टाइम। फर्दर और भी आगे जाओगे तो और ज्यादा होता था U-235, है ना। तो इसी ऐसा सेटअप था। देखो गैबन का न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप ऐसा था, ऑटोमेटिक नेचर कर दिया था। ये बेसमेंट ग्रेनाइट था जिसमें थोड़ा फॉल्ट था, इसे से यूरेनियम आके यूरेनियम पोरस परमिएबल पाथवे से डिपॉजिट हुआ, ये यूरेनियम ओर जोन। विद इन दैट एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेटेड कुछ पार्ट जहाँ पे रिएक्टर का बाकी कंपोनेंट भी अवेलेबल हुआ था नेचर के दया से। सो वो सब जगह को ही नहीं रिएक्टर बोलते। सो इधर से जब जो पानी पास होएगा क्या होगा, मॉडरेटर का नाम काम करेगा। इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट या न्यूट्रॉन कैप्चरिंग मटेरियल था ही नहीं। सो कुछ भी न्यूट्रॉन आके यूरेनियम 235 के साथ इंटरेक्ट करता था, करके फिशन करता था। फिशन होते रहता था, चेन रिएक्शन से रिएक्शन प्रोडक्ट भी इधर बनता था, इधर ही रह गया। तो आज हम एक्सप्लोर करते करते लोग देखा है कि रिएक्शन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, वायरस यूरेनियम 235 बहुत ज्यादा कम है। तो ये सब देख के लोग डाउट किया और बाकी फर्दर एक्सटेंसिव स्टडी होते होते पता चला। समझ गया। सो ये कंटेनमेंट जोन मान लो सैंडस्टोन होस्ट, जिसमें मेन रिएक्टर ओर बॉडी और रिएक्टर जोन्स, एंड ये ग्रेनाइट बेसमेंट 1 2 3 4 करके दिखाया ना। ठीक है। सो अभी देखो इसका जो मैं बोल रहा था ना कि कितना पीछे जाओगे U-235 बढ़ते रहेगा। अभी देखो ऐसा हिसाब करते करते सेम हिसाब करो। देखो आप कैलकुलेट तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अब 235 इक्वल टू 238 कब था, 6058 मिलियन ईयर्स पहले था। दैट मीन्स अबाउट 6 बिलियन ईयर्स पहले था ना, 6058 बोल रहा हूँ ना। सो आपका बनने का भी पहले का बात है, जब U-235 ज्यादा होता था। तो फिर कहाँ होता था, यूनिवर्स में होता था। अर्थ बना नहीं था बिग बैंग के बाद। अच्छा ठीक है, बिग बैंग का बात हुआ तो बिग बैंग में हिसाब करो। अभी बिग बैंग का हिसाब करो 800 मिलियन का, बिग बैंग का मान लो 1.13.5 या 13.67 है। ठीक है, फॉर 12,000 मिलियन ईयर, दैट इज 12 बिलियन को हिसाब करो। मान लो 12 बिलियन ईयर्स में कितना हुआ करता था। देखो 12 बिलियन ईयर्स पहले यही हिसाब करने से आएगा 99.23% U-235 था। सो 99.2335 से यूरेनियम 235 का मतलब क्या है, समझ रहे हो। वो एटम बम लाइक सिचुएशन ना। मैं अभी बोल रहा था ना कि एटम बम बनाने के लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। U-235 फिसाइल मटेरियल ही पूरा हुआ करता था। ठीक है, और इसके पीछे जाने से तो यूरेनियम 238 तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तुम बोलोगे। क्योंकि देखो उल्टा केस हो गया ना, U-238 0.7% 12 बिलियन ईयर्स बैक, और आज उल्टा 0.7% तो 235 हो गया आज के जमाने में। एग्जैक्ट उल्टा कंडीशन है 12 बिलियन ईयर्स पहले। तो फिर बिग बैंग में क्या हुआ, नाउ दैट इज द पॉइंट। इसका पीछे जाते जाते एक टाइम आएगा U-235 होएगा। सो बिग बैंग मतलब तो पूरा ऑलरेडी बहुत भयंकर एटम बम विस्फोटन जैसा ही है। जोर से विस्फोट हुआ, उसके बाद डिफरेंट न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ ना। सो इसको पीछे जाने का जरूरत नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज उस टाइम यूरेनियम बना ही नहीं था। बहुत पहले बिग बैंग के टाइम पे यूरेनियम बना ही नहीं, कुछ भी नहीं था। उसमें फास्ट हाइड्रोजन बना, फिर हीलियम बना, फिर धीरे धीरे यूरेनियम आया। मैं 1200 बिलियन के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 मिलियन बात कर रहा हूँ, 12 बिलियन। बट बिग बैंग मतलब क्या है, 13.7 आसपास होगा ना। सो एनीवे उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग एटम बम और फ्यूजन के बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या मजेदार चीज है। सभी चीज लिंक्ड है। बट फ्यूजन समझने के पहले, फ्यूजन तो समझ गया, फ्यूजन समझने के पहले एटलीस्ट कैसे एलिमेंट बना वो जानना चाहिए। सो न्यूक्लियस में कैसे जो लोग रहता है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो ओवरऑल न्यूक्लियोसिंथेसिस समझने के लिए 3 टाइम को आपको समझना चाहिए। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस,
स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस, देन सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस। बिग बैंग के टाइम पे ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम बना था। स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस के टाइम पे हीलियम से आयरन तक बना, एंड सुपरनोवा के टाइम पे आयरन के बाद वाला सब चीज जैसे कि इंक्लूडिंग यूरेनियम सब सुपरनोवा का प्रोडक्ट है। सुपरनोवा कब हुआ था दैट इज इंपॉर्टेंट, तो वो टाइम के हिसाब से आपको करना है। एनीवे ये जो स्क्रीन में देख रहे हैं इधर से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, आपको आपका भाषा में समझाऊंगा, एंड आपका भी कोई क्वेरी होने से कुछ भी कमेंट्स होने से आप लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे, न्यूक्लियोसिंथेसिस, फ्यूजन एंड फिजन, स्पेशली फ्यूजन क्या शांत में क्या होता है, इतना एनर्जी का सोर्स क्या है। जब सूरज रोशनी देता है तो हमारा ट्यूब लाइट रात का लाइट फीका हो जाता है, तो ये फ्यूजन का पार्ट है, वो भी समझाऊंगा। और न्यूक्लियोसिंथेसिस ये सब चीज़ में डिटेल में आलोचना करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू।